सीसीएन न्यूज़ में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं छात्र जीवन से जो राजनीति में रहे हैं और बड़े युवा हैं और अभी उनको दायित्व मिला है, जिम्मेदारी मिली है कांग्रेस जिलाध्यक्ष की। ऐसे हमारे भगत डसीला जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि उनके सामने कितनी बड़ी चुनौती है। निकट भविष्य में चुनाव हैं, निकाय के चुनाव हैं, पंचायत चुनाव हैं, उसके बाद लोकसभा के चुनाव हैं। बड़ी जिम्मेदारी ये भी कहा जा रहा है कि उनके सर पर एक कांटों का ताज है। तो कितनी बड़ी वो उसको चुनौती मानते हैं, कैसे उसको इस चुनौती से पार पाएंगे। अध्यक्ष जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सीसीएन न्यूज़ का। जी अध्यक्ष जी, मैं जानना चाह रहा था कि आप एक युवा हैं, आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है। माना ये जा रहा था कि किसी सीनियर को शायद इस पर लाएंगे, लेकिन आपको चुनौती मिली है। कैसे आप इसको देखते हैं, कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, चुनौती तो कुछ नहीं है। जो भी दायित्व हमें दिया गया है शीर्ष नेतृत्व द्वारा, उसका बखूबी हम निर्वहन करेंगे। हमारे प्रदेश के ही अध्यक्ष जो मुखिया हैं वही 50 साल से नीचे के हैं। तो अभी सब जितने भी हमारे ज़िले के अध्यक्ष बने हैं, महानगरों के अध्यक्ष बने हुए हैं, सब 50 से नीचे हैं लगभग। और नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे हम। जब युवा होगा तो तभी एक युवा सोच भी रहेगी। और जनपद में जितने भी चुनाव आएंगे सब एक चैलेंज के रूप में हम स्वीकार करने को तैयार हैं। और आज विपक्षी की भूमिका में भी हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसा कि आपने देखा होगा। तो एक माना जा रहा है कि आप यूथ हैं तो थोड़ा जो सीनियर्स हैं वो आपसे तालमेल नहीं बना पा रहे, या आप उनसे तालमेल नहीं बैठा पा रहे, तो क्या कहाँ इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, देखा जाए अब यूथ के हिसाब से तो जैसे हमारे सीनियर्स लोग हैं वो सब लोग कार्यक्रम में भी आते हैं, बातचीत भी होती है उनके साथ, और आगे को दिशा निर्देशन भी उनके द्वारा जो दिए जाते हैं उस पर भी कार्य होता है। ऐसी नाराज़गी वाला सवाल नहीं है। थोड़ा थोड़ा जब ऐसा होता है, जब नया नया अध्यक्ष बनता है तो थोड़ी हो सकता है किसी की हम अपेक्षाओं में खरे नहीं उतर पा रहे होंगे, तो हम प्रयास करेंगे उनके पास जाके उनसे बैठेंगे, उनसे बात करेंगे और आगे कैसे हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और इस अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कैसे हम काबिज करेंगे जनपद में और प्रदेश में, उसके बारे में बातचीत की जाएगी। तभी अभी 3 महीने मुझे बने हुए हैं नए, मैं सबसे बातचीत करूंगा, बैठ के जो भी कमियां होंगी उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। ये तो नहीं है कि सीनियर से ये चाह रहे हैं कि कुछ प्रेशर बनाया जाए, उनकी मान सम्मान हमको मिले, उनकी मान मनोबल होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं चाह रहे? नहीं, सीनियर्स का ऐसा है, जहाँ तक प्रेशर पॉलिटिक्स की बात है, प्रेशर पॉलिटिक्स में मैं आऊँगा नहीं किसी के। ये है कि जो सत्यता होगी जिससे हमारी पार्टी को एक ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर जाने का जो काम होगा उसको करने का प्रयास हम करेंगे। बाकी प्रेशर पॉलिटिक्स में मैं आऊँगा नहीं किसी की, क्योंकि ये तो प्रदेश के नेतृत्व में जो हमें जो भी दिशा निर्देश जाएंगे उसी के अनुसार काम होगा। और यहाँ की जो राय मशवरा जो हमारे सीनियर्स हैं उनके साथ लिया जाएगा, सब मिलजुल के काम करेंगे। लेकिन जहाँ तक अगर कोई प्रेशर पॉलिटिक्स वाली बात है, प्रेशर पॉलिटिक्स में मैं आने वाला भी नहीं हूँ और नहीं मैं आना चाहूँगा। जी अध्यक्ष जी, माना यह जाता है कि कांग्रेस अभी कमज़ोर स्थिति में ही, आपके पास निचले लेवल पे भी कोई बहुत बड़े पद नहीं है, विधानसभा में आप हैं नहीं, लोकसभा में सांसद आपके नहीं हैं, तो कांग्रेस की मजबूती के लिए आपके पास क्या प्लान है, क्या करने आप जा रहे हैं आगे? देखिए, हमने अभी जैसे राहुल गांधी जी की हाथ से हाथ जोड़ो, भारत जोड़ो यात्रा हुई, उसके बाद 26 जनवरी से हमने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का शुभारंभ प्रत्येक प्रदेश में, जनपदों में, महानगरों में, ब्लॉक मुख्यालयों में, न्याय पंचायत में हमने स्टार्ट करने का प्रयास किया है और कर भी रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि एक नई दिशा के साथ हम जो है कांग्रेस को मजबूती के साथ बूथ से लेकर के, न्याय पंचायत से लेकर के और पंचायती चुनाव में लेकर के, नगर पालिका नगर निकाय के चुनाव में लेकर के, लोकसभा के चुनाव में लेकर के, आने वाले विधानसभा के चुनाव तक हम मजबूती से इसको खड़ा करेंगे। हमारे पास अभी समय होने को कम है, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास नगर निकाय और नगर पालिका के चुनाव हमारे समक्ष खड़े हुए हैं। तो एक चैलेंजिंग है हमारे लिए और उसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हमारी प्लानिंग बन भी रही है और हम इसको जो है, इस पर काम चल रहा है हमारा। जी अध्यक्ष जी, कि माना जाता है कि कांग्रेस पर ये आरोप लगता है कि इनमें गुटबाजी है, ऊपर लेवल पे भी गुटबाजी बताते हैं, निचले लेवल पे भी गुटबाजी है, तो कितना इसका नुकसान होता है, कैसे ये दूर हो पाए? ये बहुत लंबे समय से कांग्रेस पर शुरू से आरोप लगते रहे हैं और आज भी हम देखते हैं तो कई जो बड़े लीडर आपके हैं उनका अलग अलग मुँह रहता है, अलग अलग बयान आते हैं। क्या कितनी बड़ी चुनौती आप इसको मानते हैं, कैसे ठीक होगा ये? देखिए, कांग्रेस एक विचारों की जो स्वतंत्रता है उसकी एक पार्टी है। ये यहाँ विचारों की अभिव्यक्ति है और उसको सब लोग बयां करते हैं, आपने देखा होगा। और हमारी विपक्षी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी है, उसमें क्या सर्कुलर जारी होता है, अगर उनके शीर्ष नेतृत्व से एक बात जारी होती है तो नीचे बॉटम लेवल तक का उसी बात को फॉलो करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक स्वतंत्रता है कि यहाँ पर हर किसी को अपनी बात कहने का हक भी है और आज़ादी भी है। और जैसा आपने देखा होगा, लोकतंत्र इससे इसी से कायम है लोकतंत्र।
आज देखिए लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जैसा आपने देखा होगा तमाम आपको ईवीएम जो है सड़कों के किनारे पड़े मिले हैं, कूड़े के दानों में मिले हुए हैं, और पैदल लेके जाते हुए हमने वीडियोग्राफ्स उनके देखे हुए आपने देखा होगा। तो लोकतंत्र बचा कहाँ है? चुनी हुई सरकार को पैसों के बलबूते पे गिराना। आपने भारतीय जनता पार्टी से ही सीखा होगा, अभी महाराष्ट्र में आपने देखा कि इन्होंने क्या खेल खेला, और आपने मध्य प्रदेश का वही हाल है, और आपके मणिपुर में आपने देखा होगा इनके मात्र 2 विधायक जीत के आए हुए थे, इन्होंने सरकार बनाई। गोवा में इन्होंने 10 विधायक भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के तोड़ने के काम किए। तमाम ये लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है, इनको लोकतंत्र का ज्ञान नहीं है, क्योंकि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तो देश को आज़ाद कराया और लोकतंत्र को इनने बचाने का काम किया। वो केवल कांग्रेस कर सकती है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकती। अरे जी, आपके बारे में कहा जाता है कि अभी तो आप पार्टी में हैं, इससे पहले आप कुछ समय के लिए पार्टी से बाहर थे, यहाँ तक आपने चुनाव भी लड़ा, तो आप एक मतलब नाराज़ ग्रुप में माने जाते थे। तो अब वापसी हुई है, तो क्या कहेंगे सर? उस वक्त आप भटक गए थे या जगह आप गलत रास्ते पर थे उस वक्त? देखिए, उससे पूर्व में जो घटना हुई है मैं आपको थोड़ा विस्तार पूर्वक बताना चाहूँगा, क्योंकि जब जिला पंचायत का इलेक्शन हुआ था तो मेरे ऊपर थोड़े बहुत एलिगेशन लगाए गए थे, जिसके हमने क्वेश्चन किए थे। अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से हमने क्वेश्चन किया कि भैया अगर ये आरोप हमारे ऊपर लग रहा है तो आप इसको सिद्ध करिए, वरना वो तो हमने खुले मंच में कहा है बाकायदा। तो मैंने कहा वरना इस तरह के एलिगेशन लगाने बंद करिए। तो इसी बात से मैं क्षुब्ध होकर के मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देने के बाद मैं कभी कांग्रेस के प्रति मेरी धारणाएं खराब नहीं रही। मैं हमेशा कांग्रेस का व्यक्ति था और कांग्रेस के लिए मैंने हमेशा काम किए, और मैंने विगत 5 सालों में जब मैं पार्टी से बाहर रहा, मैंने कभी कांग्रेस के प्रति कहीं भी एक लाइन लिख के नहीं दी होगी, और न किसी नेता के बारे में हमने कोई गलत शब्द किए होंगे, न कहीं हमने बाइट दी होगी, न मैंने कोई सोशल मीडिया में कुछ लिखा होगा। तो ये हमारी कांग्रेस के प्रति जो आस्था थी वो थी, और उसके प्रतिफल हमें जो है 2021 में शीर्ष नेतृत्व ने हमें पार्टी में दोबारा से वापस किया। विधानसभा का चुनाव आपने ललित फर्सवाण के खिलाफ लड़ा, तो माना जा रहा था कि तो आप हराने के लिए लड़े थे। नहीं, देखिए यही तो लोकतंत्र है, जिसमें हम चुनाव लड़ सकते हैं, लड़वा सकते हैं, यही इसी को लोकतंत्र कहा जाता है। इसलिए हमने कोई चुनाव से पहले बगावत करके चुनाव से पहले हमने लड़ाई नहीं लड़ी। हमने 2016 में इस्तीफा दिया, और 1 साल बाद हमने 2017 में हमने उस चुनाव को लड़ा, और हम अपने जगह पर काबिज रहे। लेकिन हमने कभी ये दुष्प्रचार नहीं किया कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, हमने कभी खिलाफत नहीं करी, दुष्प्रचार नहीं किया, और भीतर घात करने का काम नहीं किया, और न ही कभी करेंगे। तो अब कैसे संबंध है आपके ललित फर्सवाण जी के साथ? वो बताया जाता था कि तब तो वो ये मानते थे कि उसकी वजह से मैं चुनाव हार गया। नहीं, हमारे संबंध किसी से भी खराब नहीं है और न रहेंगे, क्योंकि हमें संगठन की जिम्मेदारी दी है, शीर्ष नेतृत्व ने हमें संगठन की जिम्मेदारी दी है, तो हमने पार्टी के लिए काम करना है और पार्टी के लिए काम करेंगे। जैसा जैसा हमको इन निकाय चुनाव में, पंचायती चुनाव में, या लोकसभा में या विधानसभा में जो भी हम जिम्मेदारी लोगों को देंगे, वो जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी निभानी भी है, और हम खुले दिल से पार्टी के लिए काम करेंगे, और अपना तन मन धन सब लगा करके हम पार्टी को जिता करके शीर्ष नेतृत्व में लाने का काम करेंगे। अच्छा, जिला पंचायत के चुनाव की भी मुझे याद है कि जब आप अध्यक्ष बनते रह गए थे, आप सदस्य चुने गए थे, लेकिन अध्यक्ष की सीट पर या उपाध्यक्ष भी नहीं, आप नहीं बन पाए। कितना क्या मलाल है उस बात का आपको? नहीं, ये तो बीती बातें हैं, इस पर मलाल करके कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि उस समय मैंने अपने हकों के लिए लड़ा था। और ठीक है, अगर हमें हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हमें उस लायक नहीं समझा और हमारे ही साथ के मित्र को ही जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट दिया और उनको उस पद पर पहुंचाने का काम मैंने किया, जबकि मैं नाम वापसी का भी समय जा चुका था। उसके बावजूद भी मैंने अपने खुद को वोट न डाल करके मैंने अपने साथी को वोट दिया, और उसके बाद उनको जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया, और 5 साल उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्यकाल उनके द्वारा किया गया। नहीं, बताया तो ये भी जा रहा था कि आप उनसे नाराज़ थे, उनसे संबंध फिर आपके ख़राब हो गए थे, आप कभी सदन में भी जाते नहीं थे। नहीं, मैं सदन में, मैं कभी भी, आप देख सकते हैं सदन के हर उपस्थिति पंजिका में हमारे हस्ताक्षर हैं, और मैंने हर किस्म में अपनी बात बढ़ चढ़ के रखी हुई है। और अध्यक्ष जी से हमारा जब भी रहा तो हमने अपनी बात को बखूबी रखा, अपनी बात को, जनता की जहाँ पर भलाई होनी थी, जो क्षेत्र के विकास की बात होनी थी, उसको हमने बखूबी रखा। अगर आप इसको विरोध कहते हैं तो ये आपकी गलत धारणाएँ हैं, क्योंकि अगर अपने क्षेत्र के विकास कार्य के लिए हम अपने अध्यक्ष से अगर हम बातचीत ना कर सकें तो उसका हमारे जनता के द्वारा हमें चुने जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो अब वर्तमान में आपके ललित फर्सवाण, हरी जेठानी और राजेंद्र टंगड़िया, गीता रावल, इनसे कैसे संबंध हैं?
नहीं, ये सब हमें आप कार्यक्रम में देखिए, इनको कार्यक्रम में समस्त आते हैं, सब लोग आते हैं, सब लोग कार्यक्रम में हमारा साथ देते हैं, बखूबी खड़े रहते हैं। आपने देखा होगा आजकल तो 2 से ढाई घंटे तक हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं, हम जितना प्रोटेस्ट कर रहे हैं सब लोग बखूबी लास्ट टाइम तक खड़े रहते हैं। सब लोगों के साथ मेरा अच्छा वो है, एकजुट है, बिल्कुल कोई कहने की बात नहीं है। आप वो तो आपके तीसरी आंख ने आपने देखा होगा कल के प्रोग्राम में, इससे पहले के प्रोग्राम में भी। जी। अच्छा, निकट भविष्य में देखिए अब निकाय चुनाव आने वाले हैं, उसके बाद पंचायत चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव हैं, तो क्या तैयारियां कांग्रेस कर रही है इसके लिए? कांग्रेस जो है बूथ स्तर से लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। और सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो हमारे कुछ जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों को हम दोबारा से रिचार्ज करने का कोशिश करेंगे। जैसे आपने मोबाइल देखा होगा ना, मोबाइल में क्या होता है कि कोई को मोबाइल पुराना हो जाता है तो उस मोबाइल को फेंकना नहीं है। अगर उसकी बैटरी 4 घंटे चल रही है तो 4 घंटे के लिए उसको रिचार्ज करना है, और नवयुवकों को 18 घंटे बैटरी चलनी है तो 18 घंटे के लिए रिचार्ज करना है। तो इसलिए पुराने लोगों को भी सलाह मशवरा और उन लोगों को साथ लेकर के चलना और पार्टी को मजबूती कराना सबसे पहला मेरा लक्ष्य है। जी। अच्छा, आप अपने लिए क्या कांग्रेस पार्टी में अपनी क्या आपकी महत्वाकांक्षा क्या है? कहाँ आप अपने आप को कांग्रेस में भविष्य में देखना चाहेंगे? विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख या कोई और? नहीं, महत्वाकांक्षा तो मेरी ऐसी कुछ नहीं है। मैं तो चाहता हूँ, हमेशा से मैंने संगठन के लिए काम किया है और आगे भी करता रहूँगा। और जहाँ तक कि महत्वाकांक्षा की बात है, मेरी महत्वाकांक्षा अपने कार्यकर्ताओं के लिए और जो कांग्रेस के जो प्रबुद्ध जन हैं, जो पदाधिकारी लोग हैं, उनके लिए मेरी ज़रूर महत्वाकांक्षा है। मैं चाहता हूँ कि नगर में नगर पालिका का चेयरमैन हमारा हो, सारे ब्लॉकों में ब्लॉक प्रमुख हमारे हों, जिला पंचायत के अध्यक्ष पद में काबिज हमारा व्यक्ति हो, हमारे दोनों विधानसभाएं में हमारे विधायक हों और हमारे सांसद हो, जिनकी वजह से हम यहाँ के क्षेत्र का विकास कर सकें और यहाँ के कार्यकर्ता उसमें जो है बढ़ चढ़ के भागीदारी कर सकें और अपने गाँव के विकास के लिए वो बढ़ चढ़ के आगे आएँ। कोई प्रधान बनेंगे, कोई क्षेत्र पंचायत सदस्य बनेंगे, कोई जिला पंचायत के सदस्य बनेंगे। तो इन्हीं कामों को लेकर के मेरी महत्वाकांक्षा है। अगर आप इसको अन्यथा न ले जाएँ तो ये मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है कि हमारे हर चीज़ में हमारे लोग काबिज हों और जिससे कि हमारे क्षेत्र का चौमुखी विकास हो। जी। अच्छा, देखिए वर्तमान में आप देख रहे होंगे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्यकाल को भी आप आंकते होंगे। कैसे केंद्र के कार्यकाल को आप देखते हैं और कैसे आप राज्य सरकार के कार्यकाल को देखते हैं? कल ही युवाओं पर एक लाठीचार्ज भी देहरादून में हुआ, उसका आपने विरोध भी किया था। जहाँ तक केंद्र सरकार का सवाल है, मैं तो आपसे कहूँगा कि ऐसी निरंकुश सरकार मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। देखिए, हम अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अगर हमने सदस्यता ली 92 में, तो वो ली राजीव गांधी जी के 18 इयर्स की जो वोटिंग राइट्स देने के कारण। पहले 21 साल हुआ करता था, 18 साल की जब वोटिंग राइट्स उन्होंने दिए तो तब हमने कांग्रेस की सदस्यता ली। लेकिन आपने देखा होगा जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, उन्होंने हमेशा से दंगे में, फसादों में, लड़ाई झगड़े में और जातिवाद में और छुआछूत में और धार्मिक उन्माद फैलाने में, इसी में उन्होंने राज किया हुआ है। आप देखिए, मात्र 8 साल के कार्यकाल में क्या विकास कार्य हुआ है बताइए। आप ये कहते हैं कि अटल टनल है, आप बताइए अटल टनल क्या मात्र 8 साल में बन गई? 2014 से 2022 में अटल टनल बन के तैयार हो गई। वो हमारे माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार का, कांग्रेस की सरकार का बजट में और उसमें उनकी जो प्लानिंग थी उसमें है। आज ये अगर ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन को अपनी अगर उपलब्धि बताते हैं तो आप ये देखिए कि सोनिया गांधी जी जो उस दिन गौचर में नहीं पहुंच पाई थी, हमारे रेल मंत्री एटनी साहब आए थे, उन्होंने उसका उद्घाटन किया था, तब जाके आज उस पर काम कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि केंद्र सरकार मात्र 8 साल में 10 साल में इन्होंने एक मंदिर बनाने का काम किया, जिसको ये भुगतान भुनाने का काम कर रहे हैं। क्या मंदिर बनाने से आम जो गरीब आदमी का भला होना है? ये बेरोजगारों को रोजगार मिलना है? इनका काम, मैं कहता था इस बार बजट में क्यों नहीं आया इनका मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी और डिजिटल इंडिया, कहाँ गए ये सब? इन्होंने एक कोई हॉस्पिटल बनाया हो या एक शिक्षण संस्थान की एक कॉलेज बनाया हो? तो आप बताइए, मंदिर बनाने से किसी आम कार्यकर्ता, आम नागरिक का भला नहीं होता है। आप इतना जानते हैं क्योंकि ये जनता बहुत समझदार हो चुकी है। 2024 के चुनाव में इसका परिणाम इनको जरूर मिलेगा। आप बजट को देखिए, इन्होंने जो है 4 व्हीलर को, मोबाइल को और हीरा है, सोना है, चांदी है, इन चीज़ों में इन्होंने टैक्स कम कर दिए। लेकिन यहाँ जनता पर टैक्स, अतिरिक्त टैक्स लगा दिए, ब्याज की दरें बढ़ा दी, जनता की थाली से भोजन गायब करवा दिया, आटा महंगा हो चुका है, पेट्रोल डीजल महंगा हो चुका है। जब पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो आप ये मानिए कि ट्रांसपोर्टिंग महंगी होगी, ट्रांसपोर्टिंग महंगी होगी तो इसका मतलब अनाज भी महंगा होगा,
आपने देखा होगा 750 किसानों ने शहादत दी, और आज तक का आपने देखा होगा उन शहादतों का कोई परिणाम नहीं निकला हुआ है। अडानी जो इनके बड़े मित्र हैं, उनके लिए आपने देखा होगा कि इतना बड़ा घोटाला इनके द्वारा किया गया है कि आने वाले जब सरकार जब बदलेगी तो इतने बड़े बड़े घोटाले इनके निकलेंगे। इन्होंने बोला 2G स्कैम, आज 2G स्कैम कहाँ गया? आप देखिए अडानी जी ने शेयर मार्केट में आज जितने निवेशक हैं LIC के और आपके भारतीय स्टेट बैंक के जो खाताधारक हैं, इनके खातों में इन्होंने सेधमारी करने का काम किया है। 50,000 से ऊपर की अगर कोई रकम विड्रॉ कराता है बैंक से तो उसको प्रार्थना पत्र लिखना पड़ रहा है कि मेरी पुत्री का या मेरे पुत्र का विवाह है जिसके कारण से मैं पैसा निकालना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ये स्थिति इन लोगों की आई हुई है। ऐसे में कैसे देश चलेगा बताइए? राम मंदिर से या मंदिरों के विकास से देश चलने वाला नहीं है। देश चलता है अर्थव्यवस्थाओं से, और अर्थव्यवस्था का होना बहुत जरूरी है आज के डेट में। ठीक है अध्यक्ष जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपने वक्त निकाला, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, CCN न्यूज़ का धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू। तो आप थे हमारे साथ कांग्रेस के युवा जिलाध्यक्ष भगत डसीला जी, जिनका स्पष्ट मानना है कि संगठन की मजबूती करना, संगठन का विस्तार करना और गांव-गांव में संगठन को फैलाना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। और सीनियर से तालमेल के बारे में उनका कहना है कि सीनियर का सबका उनको आशीर्वाद है और सब एकजुट होकर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। CCN न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे।